हेलो जय हिंद गाइज। हेलो गाइज, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोलिड क्लासेस में। गाइज, एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट पार्ट हमारा कल कंप्लीट हो गया था जिसमें हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। सेकंड पार्ट आज हमारा होने वाला है जिसमें हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एक प्रैक्टिस सेट 4 पार्ट्स में होगा कंप्लीट। दूसरा पार्ट आज आने वाला है। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो गाइज, देर ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा 26 क्वेश्चन है वो है, एक धनराशि को निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि उस धनराशि को 5% ज्यादा ब्याज दर पर निवेश किया गया होता तो 200 रुपए ज्यादा प्राप्त होते। धनराशि हमें ज्ञात करनी है। तो गाइस बेसिकली क्या है, इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि वो सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट लेंगे हम, बेसिकली सिंपल सी चीज है, जहां पे कुछ नहीं है वहां पे हम मानेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट के बेस पे दिया गया है। सेकंड थिंग, इसमें टाइमिंग दी गई है 2 ईयर्स और साथ में डिफरेंस दिया गया है कि इसके जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें जो डिफरेंस है वो 200 रुपए ज्यादा होता अगर 5% रेट ज्यादा होता तो गाइस बात करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि 2 साल में, ठीक है, 2 साल में 5% जो है हमारा इंटरेस्ट अगर एक्स्ट्रा होता है, यानी 5% इंटरेस्ट है, तो हमें मिल रहे हैं 200 रुपए। ये समझ लीजिए। बेसिकली क्या है कि 2 साल है, ये है 2 ईयर, ठीक है। ये है हमारा जो रेट है, रेट ये हो गया, और ये है कि हमें 200 रुपए ज्यादा मिलेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि 5% से 2 साल में हमको 200 रुपए मिल रहे हैं किसी धनराशि पे, ये भी कह सकते हैं। 5% ज्यादा हो या केवल 5% हो तो हमें 200 रुपए मिलने वाले हैं। तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता था। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता था? पी सॉरी, एक मिनट। सिंपल इंटरेस्ट हमारा होता था पी आर टी बाई 100, ठीक है। इसमें पी क्या होता था? जो हमारा मूलधन था, लेट सपोज वो इसमें एक्स है, हमें पी की ही कैलकुलेट करना है कि पी कितना है। ये आर क्या था? आर था हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, और टी क्या था? टाइम। ये किसके बराबर होता था? ये हमारा होता था टोटल इंटरेस्ट के बराबर। इसमें भी हम ये लेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस है बेसिकली हम मानेंगे कि उसे वो इंटरेस्ट है, यानी 200, एक मिनट, 200 इक्वल टू पी की जगह आप रख लीजिए या पी ही रहने दीजिए, इंटू आर जो हमारा है। आर को क्या करेंगे? आर हमें दिया हुआ है 5, ठीक है, और टी दिया हुआ है 2/100। तो ये 10 हो जाएगा, 10 से 100 कटेगा कितना? 10 बार। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000 रुपए। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2000 रुपए। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ऑप्शन डी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से रिलेटेड है कि गोपाल की माता मोहित के बेटे की पत्नी है, तो मोहित का कोई भाई या बहन नहीं है, तो गोपाल और मोहित किस प्रकार संबंधित है? तो गाइस, गोपाल की माता मोहित के पिता के बेटे की पत्नी है। एक बात आप पहले यहां से ध्यान से पढ़िए कि जो मोहित है उसका कोई भाई बहन नहीं है। मोहित का कोई भाई बहन नहीं है, यानी वो अपने पिता का इकलौता पुत्र है। और गोपाल की जो माता है वो मोहित के पिता के बेटे, क्योंकि और कोई बेटा तो है नहीं, तो मोहित के पिता का बेटा कौन हुआ? वो खुद मोहित हुआ, ठीक है। गोपाल की माता मोहित की पत्नी हो गई, ठीक है। गोपाल की माता जो है वो मोहित की पत्नी हो गई, यानी गोपाल जो है वो क्या हो गया? गोपाल हो गया पुत्र, और जो मोहित है वो क्या हो गया? वो हो गया पिता। अब इसमें पूछ रखा है कि गोपाल और मोहित किस प्रकार संबंधित हैं। तो गोपाल क्या है? गोपाल है बेटा, और जो मोहित है वो क्या है? वो है पिता। ओके, जो ऑप्शन सी है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सोनार का पूरा नाम क्या है? हमें बताना है सोनार जो है इसका पूरा नाम क्या है। पहली बात तो आप ये बताइए, सोनार होता क्या है? सोनार होता है समुद्री सतह पर कोई चीज है, मान लो जैसे कोई पनडुब्बियां वगैरह रहती हैं, कोई खास करके जंगी जहाजों की कंडीशंस में वो पता करते हैं कि क्या कोई पनडुब्बी है, कोई मिसाइल हम पे आक्रमण करने तो नहीं आ रही है, ठीक है। समुद्र की सतह में उन चीजों का मतलब वो करते हैं, गोताखोर भी इन चीजों का उपयोग करते हैं, ठीक है, खोजी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए। तो तरंग भेज के उसके प्रतिकर्षण द्वारा हम जो है वो कहाँ पे जाके परावर्तित होती है, उस चीज से हम पता लगाते हैं। तो गाइज, इसका पूरा नाम जो है सोनार का वो क्या है? सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी जो ऑप्शन सी हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। जो वो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ऑप्शन सी, वो हमारा सोनार का नाम हो जाएगा। इसके अलावा आप ही मुझे बताइए कि नॉटिकल समुद्री सॉरी, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट। तो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? हमें बताना है जो आयोडीन है उसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है। पहला है नाइट ब्लाइंडनेस, दूसरा है गोइटर, तीसरा है हमारा स्कर्वी, और जो ऑप्शन डी है वो है सुखंडी। तो गाइज, कौन सा रोग है जो इसकी वजह से होता है? तो इसमें जो आयोडीन की कमी से होता है वो होता है गोइटर। ये रोग जो है ये होता है आयोडीन की कमी के कारण, यानी ऑप्शन बी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा आयोडीन की कमी से होता है। बात करते हैं कि जो नाइट ब्लाइंडनेस है ये किस वजह से होता है। तो गाइस, जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है वो होता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। बात करते हैं जो स्कर्वी है, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी होता है विटामिन हमारा सी की कमी से।
और ऑप्शन डी है हमारा, यानी रिकेटस या सुखंडी जिसे बोलते हैं, ये कौन से रोग की वजह से होता है, तो ये होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो इसमें है वो करेक्ट हो जाएगा कि गोइटर या गंडमारा जो है ये रोग है जो आयोडीन की कमी के कारण होता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से रिलेटेड है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा मतलब जो नहीं दिया गया है हमें पद, वो कौन सा पद आने वाला है यहाँ पे। तो गाइज कैसे पता लगेगा, आप ये देखिए के डी डी एम एफ एफ और ओ एच एच है और लास्ट में एस एस एल है। आप ये बात देखिए, के एल एम है कि नहीं है, के एल एम है, ठीक है, एम एन ओ है, ठीक है, ओ पी क्यू होगा और क्यू आर एस होगा, यानी कि प्लस टू प्लस टू प्लस टू चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे के प्लस टू क्या हुआ एम, एम प्लस टू क्या हुआ ओ, तो ओ प्लस टू क्या हो गया, तो ओ प्लस टू हो जाएगा हमारा क्यू, ओ प्लस टू हो जाएगा हमारा क्यू। दूसरी बात डी ई एफ है, यहाँ पे प्लस टू हो रहा है, ठीक है, एफ जी एच है, ये भी प्लस टू हो रहा है, तो गाइज यहाँ पे भी प्लस टू ही होगा। ठीक है, एच आई क्या हो जाएगा जे, तो क्यू जे जे जो हमारा है वो आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2:1 है, ठीक है, और इस कमरे का आयतन जो है वो 3072 घन मीटर है, तो इसकी चौड़ाई याद करनी है। बेसिकली गाइज जो घनाभ होता है एक तरह से जिसे बोलते हैं, कमरा जो होता है वो घनाभ के रूप में होता है, कुछ कमरे घन के रूप में बने होते हैं, तो उनका जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उनके आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये होता है उनके आयतन का फॉर्मूला। तो बात करते हैं, इसमें दिया हुआ है कि इनका अनुपात क्या है, इनका अनुपात है 3:2:1। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3x/2x/x। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें किसी को, मैंने सब में x से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है कि इनका जो हमारा आयतन है, जो इनका वॉल्यूम है वो कितना है, वो है 3072 घन मीटर, यानी हम लिख सकते हैं 3x इंटू 2x इंटू एक्स इक्व टू 3072। ठीक है, तो 3 × 2 कितना हो गया, ये हो गया 6, यानी कि 6x³ इक्व टू 3072। अब 6 से इधर काटिए तो ये क्या हो जाएगा 512, यानी कि x³ इक्व टू कितना आ गया 512। तो गाइज हमें पता है कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये होता है 512 होता है 8 का क्यूब। ठीक है, तो क्यूब से क्यूब अगर हम हटा दें तो x इक्व टू कितना हो गया 8, तो x की वैल्यू तो हो गई हमारे पास 8, लेकिन x क्या है, x आया था हमारा, क्योंकि हमने लिखा था ये था 3, ये था 2, ये था 1, 3x 2x और केवल x, तो हमें तो ये ऊंचाई मिली है। अभी हमें क्या मिली है, अभी हमें केवल ऊंचाई मिली है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है इसकी चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है इसकी चौड़ाई है 2x, यानी कि 2 × 8 इक्वल टू 16 हो गया आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 16। ऑप्शन बी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है। हमें बताना है कि जो इंदिरा गांधी ट्यूलिप मेमोरियल गार्डन है वो कहाँ पर है, तो गाइज वो है श्रीनगर में। ठीक है, वो है श्रीनगर में, ये जीके का क्वेश्चन था, ऑप्शन सी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि चंडीगढ़ का जो मतलब प्रसिद्ध गार्डन है वो कौन सा है, तो गाइज चंडीगढ़ का प्रसिद्ध गार्डन आप याद रखिएगा वो है रॉक गार्डन। रॉक गार्डन जो है वो है चंडीगढ़ का प्रसिद्ध गार्डन। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक मिनट, अगर हम बात करें गाइज कि जो हमारा मैसूर है, मैसूर का प्रसिद्ध गार्डन क्या है, तो वहां का है वृंदावन गार्डन। वृंदावन गार्डन जो है वो मैसूर का प्रसिद्ध गार्डन है। इसके अलावा जो हमारा श्रीनगर है, श्रीनगर में 2 गार्डन और भी प्रसिद्ध हैं, एक तो है शालीमार बाग, शालीमार, और दूसरा हमारा है निशांत बाग। तो गाइज 3 हो गए, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन हो गया, ठीक है, इसके अलावा जो हमारा हो गया मतलब ट्यूलिप निशांत बाग और शालीमार बाग। तो गाइज चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि पत्थर को कहा जाता है नीला और नीले को पानी कहा जाता है, पानी को पेड़ कहा जाता है, पेड़ को बैग कहा जाता है, बैग को इंद्रधनुष कहा जाता है और इंद्रधनुष को आकाश कहा जाता है, तो किताबें ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आप मुझे बताइए कि किताबें ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। गाइज किताबें ले जाने के लिए प्रयोग करते हैं हम बैग का, लेकिन गाइज बैग को क्या कहा जाता है, बैग को कहा जाता है इंद्रधनुष, तो हम किताबें ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इंद्रधनुष का। ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि हम जो है किताबें ले जाने के लिए किस चीज का उपयोग कर रहे हैं, इंद्रधनुष का, क्योंकि जो हम करते हैं बैग का, और बैग को कहते हैं इंद्रधनुष। हमें उससे पहले कुछ नहीं लेना, अगर हमसे कोई पूछता है कि फल किस चीज पे लगते हैं, तो हम कहते हैं बैग पे लगते हैं, क्योंकि पेड़ को तो बैग कहा जाता है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2015 में विज्ञान और अध्यात्म योगदान के लिए यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन CERN द्वारा निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया था। ठीक है, हमें बताना है कि 2015 में विज्ञान और अध्यात्म योगदान के लिए किसे सम्मानित किया था, CERN ने। ठीक है, तो गाइज इनमें जो सम्मानित किया था वो क्या था, ग्यालवांग दुक्पा को।
ठीक है, ग्यालवांग दुक्पा जो है इसे सम्मानित किया गया था। तो गाइस चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत लोगों को पता भी होगा कि जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर है, वो है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की। तो गाइस कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए फेमस है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, वहां पे होते हैं बाघ, वहां पे पाया जाता है चीतल। चीतल एक बेसिकली हिरन की प्रजाति है। वहां पे पाया जाता है बारहसिंगा, ठीक है, वहां पे पाया जाता है सांभर, ठीक है, इन चीजों के लिए ये प्रसिद्ध है। दूसरी बात, भारत का अगर हम बात करें कि पहला नेशनल पार्क कौन सा था, तो गाइस पहला नेशनल पार्क जो था वो था जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट ये कब हुआ था? ये हुआ था 1935 में, और ये कहां पर है? ये है उत्तराखंड में, यूके। वो वाला यूके नहीं, ये वाला यूके, ठीक है। तो गाइस चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने एक एडिशनल क्वेश्चन भी आपको इसके साथ साथ बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% और -10% का बदलाव किया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? तो गाइस इसके करने के दो तरीके हैं। पहला तो आप करेंगे कि x मान के 15% बढ़ाएंगे, y मान के आप घटाएंगे उसमें 10%, उसकी मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसे x y में से घटाएंगे। तो ये थोड़ा लंबा तरीका है। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल ट्रिक होती है। उसमें क्या होता है, अगर इनमें दोनों में बढ़ोतरी भी दे रखी होती और टोटल बढ़ोतरी पता करनी होती, तो मान लो x जो है वो है पहले में बदलाव और y जो है वो दूसरे में बदलाव है। तो टोटल बदलाव अगर हम बात करें वो कितना हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा टोटल बदलाव। अब आप इसमें देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये थोड़ा वो हो गया था। तो गाइज इसमें हमारा टोटल बदलाव जो है वो कितना हो जाएगा, हम ये देखें तो x की वैल्यू कितनी हमें दी हुई है? x की वैल्यू दी हुई है, एक मिनट, x की वैल्यू हमें दी हुई है 15, और y की वैल्यू को आप ध्यान से देखिए, y की वैल्यू हमें प्लस में 10 नहीं -10 दी हुई है। तो x प्लस वाई था तो -10 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये माइनस होता माइनस प्लस लिख देते, लेकिन ये x प्लस वाई है तो इसलिए ये -10 हो जाएगा, माइनस के एक्स वाई, यानी कि 15 गुणा 10 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके, तो 15 माइनस 10 कितना हुआ? 5, माइनस ये हुआ 15, 150 में एक जीरो से एक जीरो खत्म कीजिए, उसके बाद ये आ जाएगा हमारा 1.5, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 3.5%। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा ऐसा है जो इस दिए गए जोड़े से संबंधित है। जैसा ये जोड़ा है इसी तरह का है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि इस जोड़े में दिया हुआ है कि ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर और नीचे दिया हुआ है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है जो सेम प्रकार का है। तो आप ये देखिए, ऊपर का विलोम होता है नीचे, इसी प्रकार से पानी का विलोम तो बालू नहीं होता है, ठीक है, ये तो है नहीं। समुद्र का विलोम भी झील नहीं होता है, मधुमक्खी का भी बॉक्स नहीं होता है, अच्छे का बुरा होता है। ऑप्शन सी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो मेजबान शहर है वो कौन सा है। ये एग्जाम 2016 में हुआ था, जिसके क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। तो गाइस इसमें 2016 का ही पूछा गया था कि 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का मेजबान शहर जो है वो कौन सा है। तो गाइस वो कौन सा था? वो था रियो डी जेनेरियो, ठीक है, जो रियो डी जेनेरियो है ये 2016 ओलंपिक का शहर था। और दूसरी बात गाइस, जब ये हुआ उसके बारे में बाद में आपको बता दूं, जो अमेरिका है उसने सबसे ज्यादा पदक जीते थे इसमें। दूसरे नंबर पे कौन रहा था? दूसरे नंबर पे रहा था ब्रिटेन। और हमारे जो इंडिया में केवल 2 पदक आए थे, ठीक है, हमारे इंडिया में केवल कितने पदक आए थे? हमारे इंडिया में आए थे केवल और केवल 2 पदक। और वो कौन कौन से थे गाइस? वो एक था रजत और एक था हमारा कांस्य। हमें कोई गोल्ड नहीं मिला था। इसके अलावा ये रजत जो जीता था ये जीता था पीवी सिंधु ने, और ये जो हमारा कांस्य जीता था, ये कांस्य किसने जीता था? कांस्य जीता था साक्षी मलिक ने ये कुश्ती में जीता था, और पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में जीता था। तो गाइस चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का है, उसमें दिया हुआ है कि जे का अर्थ है गुणा, के का अर्थ है प्लस, हमें मतलब कुल मिला के इसकी काउंट करके बतानी है। तो गाइस जैसा इसमें दिया हुआ है के की वैल्यू कितनी है, आप ज्यादा टाइम ना वेस्ट कीजिए, इसमें केवल और केवल देख लीजिए क्या क्या वैल्यूज है, क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, उसी इस पर डायरेक्ट हो जाएगा। के का क्या है? के है प्लस, यानी 1 + 9 लिख सकते हैं। इसके अलावा एल का क्या वैल्यू, एल का क्या मतलब होता है? एल का मतलब होता है भाग हमारा, एल कर देंगे 7, ठीक है, एल क्या कर देंगे? एल कर देंगे हम 7। उसके बाद जे क्या है? जे है मल्टीप्लाई, जी हमारा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई के बाद करेंगे 7। उसके अलावा हमारा क्या है? दोबारा से क्या आ गया? दोबारा से आ गया हमारा एल, यानी कि भाग हो गया हमारा 3, ठीक है। उसके अलावा क्या हो गया? उसके बाद हमारा आ जाता है -5, क्योंकि एम की वैल्यू क्या होगी? माइनस होगी। तो आप ये देखिए, ये भाग में 7 है, ये गुणा में 7 है, आपस में ही हो रही है। 7 से 7 काट दीजिए सीधा, इस पूरे चीज को खत्म कर दीजिए, इसकी वैल्यू लिख दीजिए 1। और 1 के बाद 1 में गुणा भाग का कोई मतलब नहीं होता है, प्लस माइनस में तो होता है, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है नहीं, भाग का साइन है।
3 भाग में है, 9 को भाग हो रही है डायरेक्ट 3 से, क्योंकि बीच वाला पार्ट तो खत्म हो गया। तो क्या हो गया 3, 1 + 3 - 5, 1 + 3 - 5, यानी कि ये हो गया 4 - 5 इक्वल टू क्या आ गया 1, वो भी कैसा माइनस का। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, -1, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज हमारा बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन देख लो बेसिकली आते रहते हैं। इसमें है कि हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है। तो गाइज सबको पता है ऑप्शन ए जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा गाइज थोड़ा एडिशनल बता देते हैं, जो ऑक्सीजन है वो कितनी है, ऑक्सीजन है हमारी 21%। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आप याद रखिएगा 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में है। दूसरी बात, अगर हमारे यहाँ पूछते हैं कई बार सॉलिड आइस क्या होता है, सॉलिड आइस, कोल्ड आइस, इन यानी कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, शुष्क बर्फ भी नहीं बल्कि ड्राई आइस बोलते हैं बेसिकली इनको। तो ड्राई आइस क्या होता है, वो होता है CO2, CO2 को ड्राई आइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं और एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो प्रतिदिन 10 घंटे काम करके इस काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होती है। तो आप एक फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला होता है MDH/W। केवल इतना याद रखिए कि MDH वाले ताऊ जो है वो कुछ काम करते हैं और जितना काम करता है उसे नीचे लिखना है, ठीक है। तो MDH/W लिखा हुआ है। अब क्या है, इनमें से अगर हमें W नहीं दे रखा है, मान लो हमसे कहता है कि 5 मीटर लंबी रोड बना रहे हैं, तो वहां पे W आ जाता, लेकिन यहाँ पे W नहीं है, W की कोई वैल्यू नहीं है, यानी W का मतलब है 1। यहाँ पे कोई एक काम हो रहा है, कोई भी एक काम हो रहा है जो यहाँ पे ये कर रहे हैं, यानी कि W की वैल्यू क्या हो जाएगी, W हमारा हो जाएगा 1। W हमारा 1 हो गया, यानी हम लिख सकते हैं MDH इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है। एक तरह से ये लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं M1D1H1 इक्वल टू M2D2H2। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, अगर हम ये लिख देंगे कि M1D1H1, MDH वाले ताऊ ने जो काम इधर किया उतना ही काम उधर भी किया, बेसिकली सिंपल सी चीज है। अब आप देखिए इसमें M1D1H1, M1 की वैल्यू कितनी है, M मतलब मैन, मैन कितने हैं, मैन है 32, मैन अगर वुमेन आए तो वुमेन भी लिख लीजिएगा, सेम चीज है, ठीक है। M का मतलब एक तरह से ह्यूमंस कितने हैं, ठीक है, अगर उनकी पावर इक्वल करके, ठीक है। उसके अलावा D का मतलब है कि डे कितने लगे, डे कितने लगे, डे लगे उन्हें 10। H का मतलब है आवर, आवर कितने लगे, आवर लगे उसमें 6, इक्वल्स टू M2 की वैल्यू हमें दी हुई है, हमें मतलब दी हुई होगी, M2 हमें निकालना है, कितने आदमियों की आवश्यकता है, देखिए कितने आदमियों की आवश्यकता है ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे D की वैल्यू दे रखी होगी, D की वैल्यू कितनी है 12 और H की वैल्यू कितनी है, ये है 10, ठीक है। H की वैल्यू कितनी है 10, 10 से आप 10 को काट दीजिए, इधर बराबर में दोनों साइड में मल्टीप्लाई में है, ऐसा मत कीजिएगा कभी कुछ प्लस में लिखा हो काट दे डायरेक्ट, ठीक है। उधर 6 से 12 कटेगा 2 बार, 2 से इधर क्या कटेगा 32, ये कटेगा 16 बार, यानी कि M2 बराबर क्या आ गया 16, यानी कि जो हमारा M2 है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 16। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया कि इसे चाहिए कितने आदमी, 16 आदमी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42 हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो है कि नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है। हमें बताना है कि जो जो नक्शे होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो गाइस सॉरी, नक्शे के अध्ययन को कहा जाता है कार्टोग्राफी, नक्शे के अध्ययन को कहा जाता है कार्टोग्राफी, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा गाइस जियोग्राफी क्या होता है, जियोग्राफी सबको पता है, जियोग्राफी हमारा भूगोल है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जियोलॉजी, जियोलॉजी क्या होता है। तो गाइस जियोलॉजी जो होता है वो होता है बेसिकली हमारे जियो से ही आपको समझ जाना चाहिए, जियोलॉजी हमारे पृथ्वी के जो गर्भ में छिपी हुई चीजें हैं उनका अध्ययन जो किया जाता है वो आता है जियोलॉजी के अंतर्गत। दूसरी बात गाइस, जो हमारी कैलीग्राफी है ये कोई चीज नहीं होती है, उसके अलावा कई चीज होती है कि एपिग्राफी क्या होता है। तो एपिग्राफी होता है हमारा शिलालेख, कैलीग्राफी नहीं होता है, ठीक है, कैलीग्राफी कुछ नहीं होता है। एपिग्राफी जो होता है वो होता है हमारा शिलालेख का अध्ययन। और बात करते हैं क्रिप्टोग्राफी, तो वो होता है क्रिप्टोग्राफी एक तरह से आप क्रिप्टो से समझ सकते हैं कि करप्ट लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज अगर कोड वर्ड्स में लिखी हुई है यानी गूढ़ लेखन, तो उसका अध्ययन जो किया जाता है तो वो क्रिप्टोग्राफी के अंडर आता है, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है। हमें बताना है कि अगर हमें भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। तो गाइज आप सभी को पता है कि वो हर इंसान प्रधानमंत्री बन सकता है जो एक मतलब सांसद बन सकता है। तो बेसिकली हमें सांसद बनने की आयु पता करनी है, तो कितनी है 25 ईयर, ठीक है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल है, 25 साल का ही व्यक्ति हमारा बन सकता है। और राज्यसभा का सदस्य कितने साल का हो सकता है, अगर राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र चाहिए होती है 30 साल, तो 30 साल का जो इंसान है वो भी हमारा बन जाएगा, ठीक है। अगर वो राज्यसभा से है तो उसे उम्र चाहिए 30 साल, और अगर वो लोकसभा से है तो उसे उम्र चाहिए 25 साल, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि हमारा जो प्रेसिडेंट है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, ये जो हमारे राज्यपाल है, इन्हें बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए, तो इन्हें बनने के लिए चाहिए होती है 35 साल उम्र, ठीक है। दूसरी बात, हम एक बात और बताएं कि जो संसदीय प्रणाली है हमारी, ये कहाँ से ली गई है। तो गाइज ये ली गई है हमारी ब्रिटेन से। कल भी मैंने कई एडिशनल क्वेश्चंस आपको बताए थे, इसी तरह से आज भी बता रहा हूँ। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए सुनील ने कहा कि उसकी माँ का भाई यानी उसका मामा मेरी माँ के पिता यानी मेरे नाना का इकलौता बेटा है, ठीक है। यानी कि मेरे नाना का इकलौता बेटा यानी मेरा मामा है, उसकी माँ का भाई यानी कि उसका मामा मेरा मामा है, यानी हम दोनों क्या हुए, हम दोनों भाई बहन हो गए, ठीक है, हम दोनों भाई बहन हो गए।
और सगे हुए या मौसेरे हुए उसमें क्या है कि उसके भाई की केवल एक ही बहन है, यानी जो मेरी माँ है वो केवल अकेली बहन है अपने भाई की, ठीक है, वो मेरी माँ जो है वो केवल अकेली बहन है। मतलब जो हमारे नाना है उनके एक बेटा है और एक बेटी है, जो बेटा है वो मामा है और ये जो है ये माँ है जो हमारी ही माँ है, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन से हमें क्या दिख रहा है कि लड़के का मामा बराबर लड़की का मामा, और जो मामा है उसकी केवल एक बहन है, यानी इनकी माँ ही है, मौसी नहीं है कोई, ठीक है। तो लड़की की माँ का सुनील से क्या रिश्ता है, लड़की की माँ कौन होगी, लड़की की माँ होगी सुनील की भी माँ ही हुई वो, ठीक है, मौसी नहीं होगी, वो माँ ही होगी क्योंकि मौसी कोई है ही नहीं। तो ऑप्शन सी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा, वो उसकी ही माँ होगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है। यह बताना है जो हमारे इंडिया में कुछ भागों में मिट्टी जो होती है वो लाल होती है, तो उसका कारण क्या है। तो गाइस बेसिकली फेरिक ऑक्साइड जो होता है वो लाल रंग देता है, तो फेरिक ऑक्साइड की जो मौजूदगी है वो हमारी लाल रंग का मतलब उपलब्ध कराती है। बेसिकली लाल मिट्टी बोलते हैं, तो लाल मिट्टी जो होती है उसमें सिलिका और आयरन जो है ज़्यादा होता है। दूसरी बात अगर हम बात करें कि जैसे लाल मिट्टी में क्या होता है कि नाइट्रोजन कम होती है, ठीक है, फास्फोरस कम होती है और ये थोड़ी अम्लीय टाइप की रहती है, ठीक है, अम्लीय टाइप की रहती है। तो गाइज हम एक चीज़ और बता दूं मैं आपको फैक्ट कि भारत में 22% जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है बांगर और खादर प्रकार की मिट्टियाँ जो होती हैं उन्हें जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जिनमें ये मतलब गेहूँ गन्ना ये फसलें जलोढ़ मिट्टी में ज़्यादा पाई जाती हैं, और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ केवल जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। तो गाइस चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पता करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। गाइस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट बहुत लोगों ने मैथ्स बहुत दिन पहले छोड़ दिए, तो उनके हिसाब से बता दूं। आप ये देखिए, ये है हमारा सी, ये है बी और ये है ए, आप एक तरह समझ लीजिए। अगर यहाँ पे माइनस का निशान है सी से पहले, बी से पहले से हमें कुछ नहीं लेना है, सी से पहले अगर माइनस का निशान है तो हमें सी के ऐसे गुणनखंड करने हैं, सी के ऐसे गुणनखंड, गुणनखंड मतलब जिनका डिवाइड, जिनकी मल्टीप्लाई आपस में करने पे 20 आ रहा है, यानी सी की वैल्यू आ रही है, सी के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर अगर माइनस दिया हुआ है तो उनका अंतर बी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और अगर हमें यहाँ पे प्लस होता तो हम कहते हैं कि सी के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योग हमारा बी के बराबर हो, ठीक है, जिनका योग जो है वो हमारा बी के बराबर हो। तो इसमें है सी की वैल्यू कितनी है 20, 20 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका, देखिए यहाँ पे प्लस एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस 1x भी तो कर सकते हैं, 1 है ना, तो 20 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर जो है वो क्या है, +1 आए, +1, ध्यान से देखिएगा -1 नहीं है। तो क्या हो सकते हैं, इसके गुणनखंड 20 के कितने होते हैं 5 और 4, लेकिन हमें चाहिए +1, तो हम लिख सकते हैं 5 को, 5 चौक 20 होता है, तो अगर हम लिखें कि 5 - 4, हमें अंतर ही तो निकालना है, उसका गुणनखंड होगा 5 - 4, तो क्या हो रहा है, ये प्लस का बना रहा है, ठीक है, ये प्लस का बना रहा है। तो इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, आप जरा ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20। आप ये बताइए कुछ गलत तो नहीं हुआ, क्योंकि 5x माइनस 4x जैसे ही करेंगे प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, ये जाएगा x प्लस 5, यहाँ पे आप माइनस का 4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे जाएगा 4 का, यहाँ से कॉमन लेंगे -4x का, -4 कॉमन लेंगे तो प्लस का x बचेगा अंदर, और यहाँ से भी माइनस जा चुका, 4 जा चुका, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन ए हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था। तो गाइज अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, हमें सबको पता है, आप ये मत लगा दीजिएगा कल्पना चावला, ठीक है, क्योंकि कल्पना चावला जी पहला भारतीय नहीं थी, वो भारतीय अमेरिकी मूल की थी, ठीक है। तो पहला भारतीय कौन हो जाएगा, पहले भारतीय हमारे हो जाएंगे राकेश शर्मा जी, ठीक है, ऑप्शन ए जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कितनी संख्याएं 175 से पूर्णतः विभाजित हैं। ये आपको बेसिकली चेक करना पड़ता है इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में आपको चेक करना पड़ता है। आप अगर देखें, मैं आपको बता देता हूं, अगर आप 500 को डिवाइड करेंगे, ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, आपको अगर 875 को डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार डिवाइड होगा, ये होगा 5 बार डिवाइड। आप करके देख लीजिए, 5 की 175 से गुणा करेंगे 875 मिलेगा। बात करते हैं 1575 की, तो गाइज ये कितनी बार डिवाइड होगा, ये हमारा डिवाइड होगा 9 बार, 9 बार डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से। दूसरी बात अगर हम बात करें 1915 की, तो गाइज ये पूरी तरह से 175 से डिवाइड नहीं होगा। बात करते हैं हमारे 2625 की, तो गाइज 2625 को अगर हम 175 से डिवाइड करेंगे तो ये आप इसमें कीजिए, ये आ जाएगा हमारा 1, और इसके बाद जो बचेगा वो आ जाएगा 15, यानी कि 15 बार हमारा ये डिवाइड हो जाएगा। बात करते हैं 2850 की, तो गाइज ये हमारा डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद 3325 जो है वो हमारा 175 से डिवाइड हो जाएगा, और जो हमारा आगे बचा ये है हमारा 4335, ये हमारा डिवाइड नहीं होगा। तो हमारी टोटल कितनी संख्या डिवाइड हुई, वो हुई हमारी 4 संख्या है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा कि 4 संख्याएं जो है वो इससे पूरी तरह से डिवाइड होती हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है गाइज, उसमें हमें 3 क्वेश्चन के जवाब इसी पे देने हैं। इसमें है कि दूध पसंद करने वाले जो हमारे 100 व्यक्तियों में से 35 केवल कॉफ़ी पसंद करते हैं, 40 केवल दूध पसंद करते हैं, और 15 ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं, और 10 केवल दूध पसंद करते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि इनमें से टोटल जो है वो मतलब किस तरह से डिवाइडेशन है। तो गाइज इस तरह क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप वैन आरेख बना लीजिए। अब मैं बताता हूँ वैन आरेख क्या होता है। वैन आरेख में दिखा दिया जाता है कि कौन सी चीज़ कौन कर रहा है, तो आप इसमें ध्यान से देखिए।
ये तो हो गया हमारे, एक हो गया चाय का, एक मिनट, एक हमारा हो जाएगा चाय का, ये लेट सपोज ये है हमारा टी, और सॉरी ये हमारा है टी, और ये हमारा है क्या, कॉफ़ी, ये हमारा है कॉफ़ी। अब इसमें एक बात देखिए, इसमें एक लिखा है 10 केवल दूध पसंद करते हैं, ठीक है, उनको चाय नहीं चाहिए, उनको केवल दूध चाहिए, पता नहीं कैसे लोग हैं, ठीक है, वो केवल 10 लोग, ये क्या हो गए, ये हो गए मिल्क वाले। ये लोग पता नहीं कहाँ पाए जाते हैं, ये नहीं पता, ठीक है, ये इमेजिनरी वर्ल्ड के लोग हैं। इसमें केवल लिया हुआ है कि गाइज अब एक बात आइए, 100 व्यक्तियों में से 10 ने तो केवल दूध ले लिया, यानी कि ये कितने बचे टोटल, ये बचे 90, ठीक है, 10 तो अलग हो गए दूध लेके, इनको तो कुछ और चाहिए ही नहीं, तो ये क्या हो गए, ये कितने बचे हमारे, ये हमारे बचते हैं केवल और केवल 90, ये हमारे टोटल इधर के रहेंगे 90। अब इनमें भी दिया हुआ है, इनमें दिया हुआ है कि जो 35 है वो केवल कॉफी पसंद करते हैं, 35 को इधर लिख दीजिए, ठीक है, और 40 केवल चाय पसंद करते हैं, ये इंसान काम के हैं जो चाय पसंद करते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए कि 40 केवल चाय वाले हैं और 35 चाय और कॉफी दोनों वाले हैं, और सॉरी 35 केवल कॉफी वाले हैं, तो गाइस 40 और 35 कितने हो गए, 40 और 35 होते हैं हमारे 75। अब टोटल इंसान इधर कितने हैं, टोटल इंसान इधर 90, लेकिन ये तो हमारे हुए हैं 75 ही, तो गाइस इनमें से आप ये देखिए 90 में से 75 कितने घटे, 15, तो 15 लोग ऐसे होंगे जो चाय और कॉफी दोनों पसंद करेंगे, दोनों पिएंगे, ठीक है, दोनों पसंद करेंगे, ये इंसान है जो चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। तो आज हम देखें इस तरह से कि अगर हम बात करें कॉफी की, तो कॉफी केवल वो कितने हो गए 35, अगर हम बात करते हैं टी की, तो टी कितने हो गए, टी हो गए 40, अगर हम बात करते हैं टीएनसी की, टर्म्स एंड कंडीशन यानी चाय और कॉफी की, तो वो हो गए हमारे 15, तो बात करते हैं मिल्क की, तो मिल्क कितने हो गए, वो हो गए 10, ठीक है। अब इसमें है कि दूध पसंद करने वाले और चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात कितना है, दूध पसंद करने वाले और चाय पसंद करने वाले, तो गाइज आप मुझे बताइए कि दूध पसंद करने वाले कौन कौन है, दूध पसंद करने वाले कितने हैं 10, और चाय पसंद करने वाले कितने हैं, तो गाइज चाय पसंद करने वाले, केवल चाय पसंद करने वाले हैं हमारे 40, और चाय भी पसंद करने वाले कितने हैं हमारे 15, क्योंकि चाय केवल नहीं लिखा है यहाँ चाय के आगे, तो ये कितना हो गया 10/55, यानी कि 2/11, ठीक है, 2/11 हमारा आंसर हो गया, यानी जो ऑप्शन हमारा सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल व्यक्तियों में से चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है, तो गाइस कुल चाय कौन कितने लोग पसंद कर रहे, सॉरी पसंद कर रहे थे, केवल चाय कर रहे थे 40, और चाय भी कितने पसंद कर रहे थे, चाय भी पसंद कर रहे थे हमारे 15, तो हमारे टोटल चाय पीने वाले लोग कितने हो गए 55। अब 100 में से 55 लोग चाय पी रहे हैं, तो उनका परसेंटेज हम सीधा निकाल दीजिए 55/100, तो ये कितना हो गया 55%, 55% लोग जो है वो चाय पीने वाले हैं, ठीक है, रियल वर्ल्ड में 80% लोग चाय पीने वाले हैं, पता नहीं ये लोग कहाँ से हैं, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले तथा केवल कॉफी पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात कितना है। आप एक बात ऊपर ध्यान से देखिए, केवल कॉफी पसंद करने वाले कितने हैं, तो केवल कॉफी पसंद करने वाले हमारे 35, एक मिनट, केवल कॉफी पसंद करने वाले हैं 35, और चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले, चाय और कॉफी, चाय या कॉफी नहीं, चाय और कॉफी, तो गाइस चाय और कॉफी कितने लोग पीते थे, वो पीते थे 15, तो 15/35 हो गया, इसे काटिए 5 से, तो ये हो गया 3:7, तो ऑप्शन सी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा, 3:7 जो है, मतलब इतने लोग हमारे, ये इनका अनुपात है चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले लोगों का, ठीक है। तो आज के लिए हमारी क्लास इतना ही। इसके अलावा अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देखिए। इसके अलावा आपने अगर जीके के लेक्चर्स पढ़ने हैं तो उसका प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, लगभग हमारे 26-27 लेक्चर्स हो चुके हैं उस चीज़ में। इसके अलावा रीजनिंग और एप्टीट्यूड के लेक्चर्स भी हो रखे हैं। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, सोनित क्लासेस सर्च कर लीजिए या लिंक डिस्क्रिप्शन में। साथ में आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा अगर आपको कोई सुझाव देना है या फिर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट्स ओपन है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ में आपसे एक इतनी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।